चलो बेटा, क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास की बात करें तो हम लोग देख रहे थे हेलो अल्केन की प्रिपरेशन, राइट। हेलो अल्केन, हेलो एरीन, ये चैप्टर का नेम है। हम पहले बात कर रहे हैं हेलो अल्केन के बारे में, बाद में जाके बात करेंगे हेलो एरीन के बारे में। चलो अब तक हमने जो देखा रिकैप करते हैं थोड़ा, एपिसोड में ऑलवेज आता है, जब भी देखो तो रिकैप की, आप भूल ना जाओ भाई क्या किया था। क्लोरीनेशन करवाया था, वेरी गुड। उसमें Cl एंड हाइड्रोजन मिलके HCl रिमूव करते थे तो एक चेन रिएक्शन बनता था, और हमने बोला था कि ये प्रेफरेबल नहीं है लैब के लिए, कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाना पड़ता है, और वो प्रेफरेबल है इंडस्ट्री के लिए। देन आफ्टर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, ये भी बताया था मैंने। क्लोरीनेशन का रिएक्शंस हमने देखा था डिटेल में, फिर मैंने बोला था ब्रोमिनेशन इक्वल होता है क्लोरीनेशन के जैसा ही, बट आयोडीनेशन में बात होती है रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल में इल्ड मिलती है कम प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की इल्ड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, HiO3 या HNO3 डालने का ट्राई किया था हमने, और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से I2 मिलता था वापिस, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ता था अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर प्रिंसिपल। ये भी तो देखा था। और फ्लोरिनेशन हमें पसंद नहीं है क्योंकि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, वो होता है एक्सप्लोसिव। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अल्कीन। वी कैन मेक अ हेलो अल्कीन फ्रॉम अल्कीन आल्सो। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल दो तरह के अल्कीन होते हैं बेटा, होते हैं कि नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन है दोनों पे कंडीशन सेम होनी चाहिए, तब हम लोग उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। एसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के ऊपर कंडीशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो एसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल का समझने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पर तो एक तरफ हाइड्रोजन डालो, एक तरफ हैलोजन डालो, बात खत्म। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे आज RCH डबल बॉन्ड CH2, ये है अल्कीन, बट इसे हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल अल्कीन। वाई? डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन है उसमें एक के ऊपर दो हाइड्रोजन, दूसरे के ऊपर एक हाइड्रोजन, तो कंडीशन डिफरेंट है। जब कंडीशन डिफरेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे बेटा इसे, एसिमेट्रिकल अल्कीन। बेटा ध्यान रखना, कुछ चीजें आज मैं बताऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं इस चीज का कि आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना ही लिखना है। ध्यान रखना, आज के लेक्चर में से एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। जितनी भी चीजें हैं मैं एक्सप्लेन कर लूंगा सभी। ये एसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसका रिएक्शन हमने HX के साथ कर लिया। अब जब एसिमेट्रिकल अल्कीन एंड हैलोजन एसिड ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो इसे हम लोग एसिमेट्रिकल रिएजेंट बोलते हैं। एसिमेट्रिकल रिएजेंट बोलते हैं। भला क्यों बोलते हैं ऐसा? इसे HX को एसिमेट्रिकल रिएजेंट क्यों बोलते हैं? नो, दोनों डिफरेंट है, सिंपल। हाइड्रोजन अलग है, हैलोजन अलग है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, और हेट्रोलाइटिक फिजन में इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा पॉजिटिव। जब कोई भी रिएजेंट में से बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रहा है, दैट मींस वो है एसिमेट्रिकल रिएजेंट। अंडरस्टूड? चलिए, अब एसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा तो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं? राइट। अब मार्कोव-निकोव रूल में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर प्लस यहां पर माइनस आता है। रूल क्या है पता है? मैंने बोला था पढ़ के आना। कितने लोग पढ़ के आए हैं? रेज योर हैंड। वाह, इतने सारे लोग नहीं पढ़ के आए। बोलो। हाइड्रोजन जो वो कार्बन से ज्वाइन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या बात है, उस कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन होगा। वाह। पहले तो आपको एसिमेट्रिकल अल्कीन को देखना है और वो तय करना है दिस इज अ इथिलीनिक डबल बॉन्ड। इथिलीनिक डबल बॉन्ड, एसिमेट्रिकल अल्कीन का जो इथिलीनिक डबल बॉन्ड है वहां पर हैलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ में आया कि नहीं? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये हैलोजन किसके साथ जुड़ेगा बेटा?
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट मिलेगी RCH, यहां पर मिल जाएगा X और यहां पर बन जाएगा CH3। तो ऐसा हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इट इज वन टाइप ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन है बेटा, समझ में आया ये पॉइंट? अब मार्कोनिकोव रूल जब भी आता है, एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो शायद अच्छे से समझ पाओगे आप। यदि मैं यहां पर HCl ले लूं, HCl, तो होगा क्या बेटा, यहां पर प्लस एंड माइनस आएगा। ये माइनस कहां पर ज्वाइन करें हम? यहां पर, और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगी पाई बॉन्ड की और वो H प्लस को अपनी तरफ ज्वाइन करेगा। तो ये प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CHCl, यहां पर मिलेगी CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोडक्ट मिल गई। समझ में आया? लेकिन कहानी यहां से स्टार्ट होती है मैकेनिज्म की। जब तक मैकेनिज्म नहीं पता है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इसमें मैकेनिज्म कहां से आता है, पहले तो ये सवाल होता है कि मैकेनिज्म किसने डिराइव किया। तो मैकेनिज्म आप भी कर सकते हो, उसमें बड़ी बात है नहीं एक्चुअली, लेकिन बच्चों को मैकेनिज्म ही थोड़ा सा टेंशन वाली चीज लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्चुअल में होता यह है कि कोई भी साइंटिस्ट जब काम करता है तो दो रिएजेंट ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए, दोनों को मिक्स किया, फाइनल प्रोडक्ट देख ली पहले कि प्रोडक्ट कौन सी मिल रही है। प्रोडक्ट मिलने के बाद किस तरह से वो प्रोडक्ट मिली होगी, वो मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं मैकेनिज्म। इसका कोई हमें प्रैक्टिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, मनगढ़ंत कहानी है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा इसीलिए ये प्रोडक्ट मिली। मींस पहले प्रोडक्ट मिल जाती है फिर ये कहानी बनती है। समझ में आया? तो ये कहानी आप भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली द कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। चलो ध्यान क्या रखना है, इस रिएक्शन का नेम क्या बोलेंगे हम, इस रिएक्शन को कौन से नेम से पुकारेंगे। दो नेम मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान रखना। जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसमें से कौन सा है ये रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए पीछे, बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि यही है सर। कौन सा वाला? न्यूक्लियोफिलिक क्यों? Cl ज्वाइन हो रहा है। ओके चलो ध्यान रखना। हाँ अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। ये H बॉन्ड Cl है, जब ये ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाएगा। तो यहां पर मुझे मिलेगा Cl माइनस विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड यहां पर मिलेगा मुझे H प्लस। कोई भी एसिमेट्रिकल रिएजेंट को तोड़ोगे तो यही दो मिलने वाले हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं EN NU साथ में ही होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल साथ में ही होते हैं। जब भी आप इसे तोड़ोगे, न्यूक्लियोफाइल तो बैठा ही है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा और यहां पर E प्लस। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, आपने नाम दे दिया न्यूक्लियोफाइल का। क्यों भाई, इलेक्ट्रोफाइल को क्यों अवॉइड किया? क्या है बेटा? नहीं रीजन होना चाहिए आपके पास। सुनो ध्यान से, ये तो कहानी क्लियर। ये E प्लस के तौर पे वर्क कर रहा है, ANU माइनस के तौर पे वर्क कर रहा है। लेकिन जब इसका मैकेनिज्म देखोगे आप तो होता क्या है, स्टेप नंबर 1 में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें H प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको लगेगा सर H प्लस को क्यों डाल रहे, पहले Cl माइनस को डालना है हमें। आपकी मर्जी ऐसी है कि सर मनगढ़ंत कहानी है, हमें H प्लस से प्यार नहीं, हमें तो Cl माइनस से प्यार है। लेकिन बेटा ध्यान ये रखो कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एंड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज आल्सो द वीक न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज आल्सो वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मंडरा रहा है और यहां पर नेगेटिव डालोगे क्या होगा? रिपल्शन। तो दोनों रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमको पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, यहां पर हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए और हाइड्रोजन यहां से इसके साथ ज्वाइंट हो जाए। तो यहां पर मुझे एक कहानी मिल सकती है CH3 CH CH3
तो इसके ऊपर प्लस चार्ज बनेगा। हो सकता है ऐसा ना हो और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो और ये हाइड्रोजन यहां पर ज्वाइंट हो जाए। तो दूसरा ये पॉसिबल है कि यहां पर CH2 बन जाए और लास्ट कार्बन के ऊपर प्लस बन जाए। लेकिन ये दोनों में से एक मेजर होगी, एक माइनर होगी, वो डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अब ये कहानी आपको पता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? 1 डिग्री की सबसे हाईएस्ट होती है कि नहीं होती है? वेरी गुड, जागते रहो। 1 डिग्री की सबसे लोएस्ट होती है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां तो कहीं नहीं दिख रहा। तो सेकेंड देखो 2 डिग्री, ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर। एक्चुअली ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। देन आफ्टर एक चीज कल भी बताई थी, आज वापिस याद करवा रहा हूं, जब भी कार्बोकेटाइन दिखे SN1 रिएक्शन है ये। जब कहीं कार्बोकेटाइन दिखे मैकेनिज्म में तो वो रिएक्शन SN1 है। 3 तरह के SN रिएक्शन है, SN1, SN2, SNI। SN1, SN2, SNI मैं बताऊंगा ड्यूरिंग दिस चैप्टर, ये सारे रिएक्शंस कवर हो जाएंगे। SN1, SN2, SNI सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलेकुलर। SNI, SN1 मोनो एलिमेंट से होता है तो उसे SN1 बोलते हैं और बाय एलिमेंट से होता है तो SN2 बोलते हैं। पता नहीं है तो चिंता मत करो, ये चैप्टर में वो SN1, SN2 सब डिटेल में पढ़ने वाले हम। जैसे GOC का पार्ट मानते हैं वैसे तो कॉम्पिटिटिव में, लेकिन हम यहां कवर करेंगे, हमें तो पढ़ने से मतलब है। अब यहां पर ये रिएक्शन SN1 है। अब आपने जो बोला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन तो है क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब कहीं अनसैचुरेटेड कंपाउंड का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन तो बोल ही नहीं सकते उसे। लेकिन पहले अटैक किसने किया? E+ ने की, Nu- ने, E+ ने। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद द E+, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो इसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे EAR। दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबके रीजन बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसा क्यों है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक बोला। न्यूक्लियोफिलिक भी है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक के साथ जा रहे हैं क्योंकि वो रिएक्शन में पहले आ रहा है। जो रिएक्शन में पहले काम करेगा उसका नेम से वो रिएक्शन को जाना जाएगा। समझ में आया? चलो अब आपके पास कौन बच गया बेटा? Cl-H+ तो यहां पर आ गया। Cl- को यहां जोड़ रहे हो तो ये Cl- यहां पर आएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी CH3, CH, CH3 और ये मिल रहा है Cl। यहां पर यदि मैंने Cl- को रख लिया तो ये आएगा यहां पर CH3, CH2, CH2, Cl। ये है आपका 2-क्लोरोप्रोपेन और ये है आपका 1-क्लोरोप्रोपेन। इसमें ये है आपकी मेजर प्रोडक्ट, ये है आपकी माइनर प्रोडक्ट। तो ये कहानी थोड़ी ध्यान रखनी है। अब जब कहीं कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म दिखे तो एक चीज और ध्यान रखिए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर हमें इंटरमीडिएट को काम में लेना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, बट उसके साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवा के आप 2 डिग्री करवा सकते हो उसे। आप मिथाइल की शिफ्टिंग करवा के उसे 2 डिग्री या 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट द फिनाइल ऑल्सो। तो आप हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग कर सकते हो। और ये सिर्फ तब सोचना है जब कार्बोकेटाइन दिखे। हाँ, एक चीज बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम है कि नहीं? अब जब सेम होती है तो वो जितने लॉजिक कार्बोकेटाइन में अप्लाई करते सारे फ्री रेडिकल में डाल देते, वो गलत है। इस शिफ्टिंग वाला पॉइंट सिर्फ कार्बोकेटाइन के लिए है, फ्री रेडिकल में शिफ्टिंग वाला पॉइंट काम नहीं करता है, ध्यान रखना। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन H- शिफ्ट हो रहा है, H+ नहीं H-। हम क्वेश्चन भी करेंगे ऐसा एक। CH3- PH- शिफ्टिंग यहां पर हो सकती है, हो सकती है, इस रिएक्शन में नहीं, बट कोई भी ऐसा रिएक्शन हो तो देख लो कि ये पॉसिबल है कि नहीं।
शिफ्टिंग करने से बेनिफिट होना चाहिए। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यदि 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, या 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, या 1 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, हर केस में स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो ऐसा काम हो रहा है तो शिफ्टिंग करनी है, नहीं हो रहा तो जो हो रहा है उसे आगे बढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है बेटा। रिएक्शन के नेम से क्वेश्चन आ सकता है, SN1 है कि SN2 SNI व्हाटएवर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, अब 4 नाम दे दिए, एक रिएक्शन दे दिया, तो आपको मैकेनिज्म याद होगा। देखो एसिमेट्रिकल है तो दोनों आने वाले, E प्लस NU माइनस दोनों आने ही वाले हैं। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक ये दोनों में से है, लेकिन चारों ऑप्शन उसी के हैं। तो कौन शुरुआत कौन कर रहा है रिएक्शन की, उसे आपको समझना है। तो वो कब पता चलेगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वाला है तो H प्लस जाएगा तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा, अदरवाइज कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। अंडरस्टूड? तो इस हिसाब से आपको थोड़ा याद रखना है इसमें। अंडरस्टूड? नोट करो जल्दी से। हो गया? अभी तो बुक ओपन करे, रिबन काटनी है क्या? जल्दी करो। हटा दो बेटा। ये वाला हो गया है। चलो 2 सवाल लिख रहा हूं, सॉल्व करिए।
चलिए बेटा प्रोडक्ट बताइए मुझे फटाफट से। सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। जरा यहां पर ध्यान रखना, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस कार्बन की वैलेंसी 3 कंप्लीट हो रही है, मींस एक हाइड्रोजन होगा। और ये कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीटेड है, मींस वहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। रूल हमारा क्या है मार्कोनिकोव का, जहां कम हाइड्रोजन वहां नेगेटिव आएगा। तो ये Br जो है वो इसके ऊपर ज्वाइंट होगा, यहां पर ज्वाइन कर लो Br, दैट्स इट। कितने लोगों ने प्रोडक्ट बनाई? यहां पर हाइड्रोजन आएगा, उसको तो लिखने का मतलब नहीं है। ये एडिशन रिएक्शन है बेटा, और एडिशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों को H+ यहां पर डालना है सिर्फ, उसके तो कहां लिखते हैं हम लोग साइक्लो कंपाउंड के अंदर। समझ में आ रहा है? चलो सेकेंड, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां है Br, क्या बनेगा बोलो? CH3 CH Br CH3 आपने बना दिया, बट ये गलत होगा। मिथाइल शिफ्टिंग? यस, नहीं मिथाइल नहीं होगा, हाइड्रोजन है। प्रायोरिटी पहले हाइड्रोजन को दोगे, फिर उससे नहीं काम बन रहा तो फिर मिथाइल पे जाओगे, फिर उससे भी नहीं बन रहा तो फिनाइल पे जाओगे। यहां हो क्या रहा है जरा ध्यान रखो, CH3 CCH3 यहां पर H, और पहले हम H+ को ऐड करते हैं। H+ कहां जाएगा? इसके ऊपर, तो यहां पर बनेगा CH3 और ये बनेगा प्लस। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है कि नहीं? बट उसके साइड में एक टर्शरी कार्बन दिख रहा है। सर इसके ऊपर कहां लिखा है टर्शरी? बेटा ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी है। यदि ये प्लस इसके ऊपर आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, इसके ऊपर ले जाने का मतलब नहीं है। यहां पर कैसे हो सकता है? तो ये हाइड्रोजन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज वाला होगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन यहां पर शिफ्ट होगा। नेगेटिव चार्ज क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के पास कुछ नहीं, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर आएगा तब बॉन्ड बनेगा, तो ये प्लस चार्ज यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इन दैट केस CH3 CCH3, ये साइड वाला कार्बन बनेगा CH2, ये बनेगा CH3, यहां पर बन गया प्लस, और फिर यहां पर आएगा Br- जो यहां पर ज्वाइंट होगा। इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन शिफ्टिंग, एक्चुअली हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। अब प्लीज ध्यान रखना, यदि मैं नीचे भी CH3 डाल देता, ये हाइड्रोजन को हटा दूं और नीचे CH3 डाल देता, तो मिथाइल शिफ्टिंग करवाना पड़ता मुझे। बताओ समझ में आ रहा है? यदि ऊपर CH3 और नीचे फिनाइल रखता तो मिथाइल ही होता, और दोनों फिनाइल होते तो फिर फिनाइल शिफ्टिंग होता। समझ में आ रहा है बेटा? देखो ये पॉइंट मार्कोनिकोव रूल में बहुत ध्यान रखने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं और मिस्टेक होती है, और पहला आंसर आपके दिमाग में ये आएगा और ऑप्शन दिखेगा तो फिर रह नहीं पाओगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ठीक हो गया एक बार, वहां पर तुम ऐसे बाएं बाएं चढ़ा के टिक कर दिया, फिर बाहर आए पता चला सिवलेस हो गए। हाँ ध्यान रखो, क्वेश्चंस तो सारे सॉल्व हो ही जाते हैं आफ्टर एग्जाम, और वो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, हमें ही आते हैं सारे। उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता। आगे बढ़े। ये लिख के रखना कि ये नहीं होता, ऐसा भी लिखना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है पता है, यही भूल जाते कि ऑप्शन ये भी हो सकता है, तो सामने होगा तो पता चलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। हटा दो, नो किया। चलिए, तो पहला काम हमने खत्म किया मार्कोनिकोव का। सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल को आप बोलते हो खार्स इफेक्ट ऑल्सो, खराश भी बोलते, खार्स भी बोलते हैं। इट इज नोन एज ऑल्सो पेरोक्साइड इफेक्ट।
इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकोव, जो मार्कोनिकोव ने बताया उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करना है हमें। मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में प्रोडक्ट में तो फर्क है ही, ऑपोजिट प्रोडक्ट आने वाली है, बट एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में क्या फर्क है बताएगा कोई मुझे? मार्कोनिकोव रूल अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटायन होता है, क्या एंटी मार्कोनिकोव भी ऐसे होता है? एंटी मार्कोनिकोव मैकेनिज्म क्या फॉर्मेशन देता है बीच में, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में क्या मिलता है हमको इसमें? फ्री रेडिकल, बिल्कुल सही, फ्री रेडिकल मिलता है। तो ध्यान रखना, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये सारे पॉइंट लिख के रखने जरूरी है, क्योंकि एंटी मार्कोनिक दिखे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल वाला है, इसमें शिफ्टिंग नहीं देखनी है, जो हो रहा है वही हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करना हमें जानबूझ के। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ HBr के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। तो ओनली दिस रिएक्शन हैपन विथ ओनली HBr, ओनली विथ HBr, दूसरे किसी के साथ ये रिएक्शंस नहीं होते। तो यहां पर कंपलसरी हो जाएगा कि मुझे HBr लिखना है। फिर ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस बिना हो नहीं सकता है। HBr में रखूं बट पेरोक्साइड नहीं रखूं तो ये मार्कोनिकोव हो जाएगा। तो पेरोक्साइड रखना कंपलसरी है, बट ध्यान ये रखो पेरोक्साइड जब रखूंगा तो क्या क्या हो सकता है पेरोक्साइड में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ROOR, देन C6H5, C डबल बॉन्ड O, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कुछ हो सकता है यहां पर। तो पेरोक्साइड आपको ध्यान रखना है क्या हो सकता है, सॉरी CO ट्वाइस O2, यहां पर O आएगा O2, तो पेरोक्साइड वाला O2। चलो अब मुझे यहां पर HBr के साथ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं पेरोक्साइड या कोई भी वाला, हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे फ्री रेडिकल में, वैसे मैकेनिज्म देख के कोई फायदा भी नहीं, शिफ्टिंग विफ्टिंग तो करवानी नहीं है। मार्कोनिकोव होता तो क्या करते, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज को ज्वाइन करते। यहां पर उल्टा करो, हाइड्रोजन को वहां ले जाओ और ब्रोमीन को यहां ले जाओ, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन दिखाना पड़ेगा हमको। ऑलवेज एरो ऐसे होना चाहिए जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाए, ये एक्चुअल में रूल है। दिखाने के लिए तो ऐसे कुछ भी कर लेते हैं हम, बट रूल ऐसा है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो जाना चाहिए। तो ये सही है Br2CH2, बट यहां से ऐसे होना चाहिए। चलिए क्या मिल प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 एंड Br, इसे बोलेंगे हम लोग 1 ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे। समझ में आया बेटा? एनी डाउट? चलिए अब ये पेरोक्साइड 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल गया। अब यदि आपसे मैं क्वेश्चन लिखूं कि मेरे पास यहां पर HBr है, मेरे पास यहां पर HCl है, मेरे पास अगेन HBr विद द C6H5, या फिर लिख लो पेरोक्साइड, और मेरे पास है HCl विद द पेरोक्साइड। चलिए प्रोडक्ट बताइए बेटा फटाफट से। सब में 4 रिएक्शन दे दिए, प्रोडक्ट बता दीजिए मुझे जल्दी से, स्पीड रखना। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है 11th में, याद नहीं आ रहा था।
हो गया बेटा? चलो देखिए कि करके प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रोडक्ट देखो क्या होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा, तो यहां पर आएगा Br। चलिए HCl अकेला है तो वहां पर आ जाएगा Cl। HBr है विद पेरोक्साइड है, दैट मीन्स ये बनेगा ऐसे कुछ, ये एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करेगा। और HCl विद पेरोक्साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मार्कोनिको रूल ही अप्लाई करना है, बिकॉज ये ओनली विथ HBr होता है, पेरोक्साइड हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता HCl को। क्यों ऐसा किया उसके साथ? मैकेनिज्म बेटा, पेरोक्साइड सिर्फ HBr डालने के बाद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट एंटी मार्कोनिको लॉ के थ्रू कर रहा है। HBr है और पेरोक्साइड है, तभी ये काम उल्टा हो रहा है, बाकी सब में मार्कोनिको भी हो रहा है, तो रूल बना दिया उन्होंने। हो गया? अब चलो यह कहानी साफ ही कर लेता हूं। हो गया? निकाल दो बेटा। अल्किन में से हेलो अल्किन बना रहे हैं अब हम लोग। दो चीजें हम देख चुके हैं, एक मार्कोनिको रूल देख लिया, दूसरा एंटी मार्कोनिको रूल देख लिया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूं जो कहीं मिलेगा नहीं आपको, लिखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा ट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा एलाइलिक किससे बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाला कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े तो एलाइलिक ग्रुप आता है ये। फिर यहां से हाइड्रोजन को हटा के Cl ऐड करो तो एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, राइट? अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये एक्सेप्शन रिएक्शंस बोल सकते हैं हम लोग इसे, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमें एडिशन रिएक्शंस देते हैं। यहां पर मैंने वर्ड क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूशन। तो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है फिर भी ये रिएक्शंस कौन से दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये एक्सेप्शन ही तो हुआ। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये कौन कौन दे सकता है? तो क्लोरीन दे सकता है एट हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन ब्रोमीन दे सकता है एट हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन SO2Cl2 दे सकता है, एंड ये रिएक्शन NBS दे सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ NBS? नाइट्रोजन ब्रोमोसक्सीनेट, सक्सिनेमाइड। एक्चुअली ये अल्कोहल फिनोल ईथर में आ चुका है, इसे बोलते हैं हम लोग N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड बोलते थे इसे, अल्कोहल फिनोल ईथर में आ चुका है, देख लिए बेटा, देख लेना। अब इन सब में रिएक्शन ये होता है कि यहां पर जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वहां से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हटेगा, एक Cl वहां ज्वाइंट होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। ब्रोमीन में कौन ज्वाइंट होगा? Br। फिर SO2Cl2 में क्लोरीन आएगा अगेन, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl, एंड NBS, इसमें कौन सा हैलोजन अवेलेबल है? ब्रोमो, तो यहां पर आएगा Br। दैट्स इट, नोट डाउन करो। आज तक इसमें से सवाल आया नहीं है, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते।
क्या पता इस साल आ जाए। हाई टेम्परेचर का मतलब लिखना है तो लिखो 400 टू 500 डिग्री, 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसमें। अब मैकेनिज्म एंड रिएक्शंस जो बुक में दिए हैं उसके बारे में देखते हैं। फ्रॉम अल्कोहल हमने देखो अब तक क्या किया। अब तक हमने अल्केन में से हैलो अल्केन बनाया जिसमें क्लोरीनेशन देखा, बोला था चेन रिएक्शन है, लैब में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में कंट्रोल कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा ब्रोमिनेशन इक्वल विद क्लोरीनेशन। आयोडीनेशन में रिवर्सिबल प्रोसेस थी, उसे ज्यादा इल्ड प्रोडक्ट की लाने के लिए हम लोगों ने HiO3 या HNO3 डालने का सुझाव दिया था, याद है। और फ्लोरिनेशन हम नहीं करते। देन आफ्टर बात आई सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया अल्केन में से। फिर अल्केन की बात करी। अल्केन में 3 मेथड देखी, मार्कोनिकॉव जिसमें कार्बन शिफ्टिंग हाइड्रोजन, मिथाइल और फिनाइल शिफ्टिंग का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो कार्बो कैटायन मैकेनिज्म वाला पॉइंट है। फिर सेकेंड एंटी मार्कोनिकॉव जिसे खार्स इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं करते। एंड एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो क्लोरीन ब्रोमीन दे सकता है, SO2Cl2 दे सकता है, NBS दे सकता है। ये चीजें रिमाइंड करते रहो रेगुलर बेसिस के ऊपर, तब याद हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में, कभी भी प्रिंट निकल सकती है। फिर एक स्विच दबाओ तुरंत प्रिंट निकलेगी। लेकिन ऐसा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको ऐसे एयर में ही लिखना है पूरा कि NBS के साथ ये होता है, ब्रोमीन अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रोमीन आ गया, वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एज इट इज कंडीशन में रहे, मिस सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये पता बिना लिखे चलना चाहिए, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है एंड वो है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल हम लोग हैलो अल्केन ही बना रहे हैं, लेकिन किस में से बनाएंगे? अब अल्कोहल में से हैलो अल्केन बना रहे हैं। अब अल्कोहल में से हैलो अल्केन बनाने के तरीके हैं डिफरेंट 4। पहली टेस्ट आएगी जिसे हम बोलेंगे ल्यूकास टेस्ट, और ये नाम आपने सुना हुआ है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। यदि थोड़ा याद करवाऊं तो आप लैब में खड़े हो या फिर राजस्थान गए हो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी, कौन सा अल्कोहल टेस्ट कर सकते हो चखने से पहले। कहने का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ जोक, बट कहने का मतलब है कि वी कैन डिस्टिंग्विश द अल्कोहल फ्रॉम दिस मेथड, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा अल्कोहल है ये तय कर सकते हैं हम लोग ल्यूकास टेस्ट से। इसमें हम लोगों को ल्यूकास रिएजेंट लगते हैं, ल्यूकास रिएजेंट की जरूरत होती है बेटा, और वो कौन होते हैं पता है किसी को? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दूसरा यहां पर रिएक्शन हो सकता है किसके साथ? तो यहां पर PCl5 के साथ। ये गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट दोनों में अवेलेबल है, बट गैसियस एंड सॉलिड दोनों सेम प्रोडक्ट तो देते हैं, बाय प्रोडक्ट भी सेम देते हैं, बट मैकेनिज्म फिर भी डिफरेंट है दोनों का। सॉलिड एंड गैस दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। देन आफ्टर आता है PCl3, सिर्फ गैस स्टेट में अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। और एक आता है SOCl2, इस मेथड को बोलते हैं डार्जन मेथड्स, डार्जन्स मेथड। और आपको एक चीज याद रखनी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। सबसे बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड की, जब आएगा तब बताऊंगा रीजन के साथ। चलिए अब आज शुरू कर रहे हैं हम लोग ल्यूकास टेस्ट। तो उसमें सबसे पहली बात है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, उसमें हमें लेना क्या है बेटा? अल्कोहल, यहां पर डालेंगे HCl, यहां पर ले रहे हैं हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2। तो होगा क्या? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से OH निकलेगा, यहां से H प्लस के साथ पानी पानी हो जाएगा, Cl यहां पर ज्वाइंट हो जाएगा, हैलो अल्केन मिल गया। बहुत आसान, लेकिन ये हाथी के दांत जैसा है, दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। देखते हैं इसका मैकेनिज्म।
आपको मैकेनिज्म से प्यार हो गया तो बात फिर ऑर्गेनिक में बहुत बड़ी रह जाएगी, मजा आ जाएगा। मैकेनिज्म को पसंद करना सीख जाओ, ये सीखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। ROH है बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन के पास ऐसे लोन पेयर होंगे। अब हम लोगों तो तुरंत ऐसा ही दिखता है कि ये H+ यहां डालू, OH को निकालू और वाटर रिलीज करूं, R+ Cl- RCl बना दो, बात खत्म। ऐसा है नहीं है। एक्चुअल में ये जो कैटालिस्ट है ZnCl2 ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब ये ZnCl2 जो है वो क्या करेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, होगा क्या, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, तो बेस ने एसिड को देखा, एसिड ने बेस को देखा, आपस में तो रह नहीं पाएंगे अब, तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, जिंक की तरफ जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। अब जिंक की तरफ जाएंगे तो यहां पर बनेगा कुछ ऐसा कंपाउंड, यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहां बन जाएगा ZnCl2, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, जिंक के ऊपर माइनस चार्ज। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जिंक ने ले लिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन गवा दिए, तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज कैरी करेगा, जिंक माइनस। एक्चुअल में जो होना चाहिए उससे ऑपोजिट चार्ज है। मेटल पसंद करता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पसंद करता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताइए ONO+ में, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, O+ के। देखो सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चाहे O हो या O+ हो। अब मान के चलो आपको पूरी लाइफ में ऐसा तो है ही कि एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है खाना खाने में, कि ये मेरी पसंदीदा चीज है, मुझे मजा आता है खाने में, कुछ तो होगा, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो पसंद होता है। तो ऐसी कोई चीज आपके सामने रख दी जाए तो खाना खाने के बाद भी आप खाओगे तो सही, खाना खा लिया लेकिन पड़ोस में से वो चीज आई तो भी खाओगे, सही बात है कि नहीं। अब मान के चलो दूसरी कंडीशन ऐसी कि आपको बहुत भूख लगी और सामने वही है, तब भी खाना खाओगे, लेकिन दोनों में मजा ज्यादा किस में आएगा, भूख लगी है तब। ये O+ जो है वो भूखा है, ऑलरेडी प्लस है, उसे नेगेटिव चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, तो नेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर ये O+ है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन कर सकता है ये, लेकिन जिंक की तरफ से अट्रैक्ट करेगा कि R की तरफ से, जरा बताओ बेटा, R की तरफ से, क्योंकि ये डोनेट भी कर रहा है, ये ऑफर भी कर रहा है, ले ले, क्योंकि R इज अ डोनर, पता है ना आपको, तो ये डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे, तो यहां पर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बनेगा प्लस चार्ज, ये प्लस यहां पर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए, तो यहां पर बन गया R+ और यहां बन गया ZnCl2OH, इसके ऊपर चार्ज माइनस एज इट इज है। अब आता है HCl का रोल। HCl में हाइड्रोलाइटिक फिजन होगा तो H+ Cl- बनेंगे, यहां पर आएगा Cl- तो बनेगा RCl, यहां पर बनेगा H+, तो H+ OH- मिलके वाटर बनाएंगे, ZnCl2 एज इट इज वापिस मिल जाएगा। यहां पर जो RCl मिलता है वो हमें देता है रेसेमिक मिक्सचर। अब ये क्या है, रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट है, इन्वर्सन एंड रिटेंशन दोनों का मिक्सचर हो, जैसे कि डेक्स्ट्रो एंड लियो बोलते हैं हम लोग उसे। डेक्स्ट्रो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करवाता है, लियो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करवाता है। जब ये रोटेट ही ना कर पाए, सीधा ही लाइट चला जाए, तो दोनों टाइप के इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। यदि नहीं भी पता इन्वर्जन रिटेंशन के बारे में तो आगे जाके हम SN1 SN2 देखने वाले, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी याद रखो ये क्या मिलता है हमें, रेसेमिक मिक्सचर देता है। दूसरी चीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर प्राइमरी अल्कोहल आपके पास है, फिर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है एंड आपके पास टर्शरी अल्कोहल है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें तो कहानी अलग होगी और मेरे हिसाब से कहानी थोड़ी अलग होगी। इसमें एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है कि कार्बोकैटायन
चलो पहले तो आप समझ लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर R+ बन रहा है, अगेन कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, दैट मींस स्टेबल कार्बोकेटाइन जल्दी से बनेगा। ये RDS स्टेप होगा बेटा, रेट डिटरमाइन स्टेप होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, राइट। तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आसान होगा, तो जल्दी से रिएक्शन कौन सा होने वाला है, 3 डिग्री अल्कोहल का। तो फाइनली प्रोडक्ट तो मुझे अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट तो हर केस में अल्काइल हैलाइड ही मिलता है, और अल्काइल हैलाइड के प्रेसिपिटेट होते हैं व्हाइट कलर के। हैलाइड में भी क्लोरीन है, तो अल्काइल हैलाइड में अल्काइल क्लोराइड ही मिलने वाला है, जिसके प्रेसिपिटेट होते हैं व्हाइट। तो यहां पर मुझे व्हाइट पीपीटी मिलेंगे इमीडिएट, इंस्टेंट मुझे व्हाइट पीपीटी मिलने वाले हैं। यहां पर भी रिएक्शन होने के बाद तो अल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होंगे, बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ये थोड़ा सा स्लो होता है। आफ्टर 5 to 10 मिनट, जबकि यहां पर मैं देखूं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या बोलते हैं स्टूडेंट जनरली कि रिएक्शन नहीं होता है। होता तो है बेटा, बट रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। थोड़ा सा हीट करो रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे व्हाइट पीपीटी नहीं मिलते, बट एट हाई टेम्परेचर व्हाइट पीपीटी मिलेंगे यहां पर। अब बुक में क्या मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं बोल सकते, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन अलग लिखा है। ऐसा लिखा है कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ऑयली ड्रॉप्स तुरंत दिखते हैं, ऑयली ड्रॉप्स दिखते हैं। समझ में आ रहा है, टर्बिडिटी सॉल्यूशन दिखेगा। यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मींस बोला मिल्की सॉल्यूशन मिलता है, तो ठीक है, और यहां पर क्लियर सॉल्यूशन दिखता है। तो ऐसे 3 डिफरेंट वर्ड है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 डिग्री अल्कोहल में लिखा है ऑयली ड्रॉप्स दिखते हैं, यहां पर लिखा है मिल्की सॉल्यूशन मिलता है, और यहां पर लिखा है क्लियर सॉल्यूशन। रूम टेम्परेचर पे क्लियर रहेगा, हाई टेम्परेचर पे अगेन इसके जैसा हो जाएगा, सेकेंडरी के जैसा हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट द लुकास टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 3 देखेंगे। चलिए मिलते हैं।